क्या आपको पता है कि दुनिया के किस देश में ज़्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं या एवरेज आईक्यू किस देश का सबसे ज़्यादा है? और क्या आपको ये पता है कि दुनिया के सबसे कम आईक्यू वाले लोग किस देश के हैं? तो आज हम लोग एक लिस्ट देखेंगे दुनिया के सारे देशों की कि एवरेज आईक्यू के मामले में कौन से देश सबसे ऊपर हैं। दुनिया के किस हिस्से में ज़्यादा आईक्यू वाले लोग रहते हैं और दुनिया के किस हिस्से में कम आईक्यू वाले लोग रहते हैं। हम एक पैटर्न की खोज करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। साथ ही हिंदुस्तान में भी जो अलग अलग जातियों के अलग अलग बौद्धिक गुण होते हैं, क्या उसके पीछे कोई जेनेटिक वजह होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये लिस्ट है दुनिया भर के सारे देशों की एवरेज आईक्यू स्कोर की और इसमें सबसे नंबर 1 पर है जापान। दूसरे नंबर पे है ताइवान, लगभग 106, दोनों के ही बराबर है। तीसरे और चौथे नंबर पे है सिंगापुर और हांगकांग। और अगर हम लिस्ट को ऊपर करें तो हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं इसमें, और उसके बाद है यूरोपियन नेशंस। लिस्ट में 29वें स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 97 एवरेज आईक्यू के साथ। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है। बहुत नीचे आने के बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की पोजीशंस दिख रही है अराउंड 83 के आसपास, और अफ़गानिस्तान है 82 एवरेज आईक्यू के साथ। अभी तक इंडिया इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। और ये रहा इंडिया 143वें पोजीशन पर एवरेज 76 आईक्यू के साथ। हो सकता है कि हमारी बड़ी आबादी की वजह से हमारा एवरेज इतना डाउन हो गया हो। और लिस्ट में आखिरी जो स्थान है वो है नेपाल का। तो क्लियर कट पैटर्न ये है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जैसे कि जापान या फिर हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर, ये ऊपर की रैंकिंग में आते हैं। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग इन देशों में रहते हैं। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पे आते हैं यूरोपियन नेशंस के देश, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यूएसए और कनाडा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान और उसके आसपास के देशों का स्थान आता है, और चौथे नंबर पे तमाम अफ्रीका के गरीब कंट्रीज़ आती हैं। तो इस पैटर्न के पीछे क्या वजह है? अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो उनके खान पान में सी फूड और कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? अगर यूरोपियन नेशंस की बात करें तो उनके यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं और स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो क्या इसका आईक्यू पे कोई असर पड़ता है? और अगर इंडिया और अफ्रीका के लोगों में तुलना करें तो क्या कोई जेनेटिक डिफरेंस है जिसकी वजह से अफ्रीकन लोग इंडियन लोगों की तुलना में नीचे की आईक्यू में आते हैं? ऐसे ही क्या इंडिया में तमाम कास्ट सिस्टम है, तो क्या सवर्ण लोग और दलित लोगों में कोई जेनेटिक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से दलित लोगों को आरक्षण देना पड़ता है? तो हम एक एक करके उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से इंसान का आईक्यू ज़्यादा या कम हो सकता है। बुद्धिमत्ता को आईक्यू को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो जेनेटिक या एनवायरमेंटल। तो जेनेटिक फैक्टर स्पीशीज़ के लेवल पे उतना काम नहीं करता जितना कि इंडिविजुअल लेवल पे करता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में कुछ जेनेटिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन जब हम पूरे समाज की बात करें, एवरेज आईक्यू की बात करें, तो उसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट आज ये मानते हैं कि जीन्स में वो डिफरेंस नहीं है। जो अफ्रीकन लोग काले लोग हैं और जो अमेरिकन गोरे लोग हैं, उनमें अगर कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखता है तो इसकी वजह जीन्स नहीं है। अगर हिंदुस्तान में सवर्ण या दलित लोगों के बीच में परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क दिखता है तो उसकी वजह जीन्स नहीं है। तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आईक्यू को प्रभावित करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर वो चीज़ है जो हमारे इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्री नेटल फैक्टर से। प्री नेटल फैक्टर मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी हेल्थ से ये डिसाइड होगा कि बच्चे की आईक्यू क्या होगी, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा। और यही वजह है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर जो ज़्यादातर माताएं होती हैं वो कुपोषित होती हैं, तो बच्चे का मानसिक विकास ही नहीं हो पाता। वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैटरनल हेल्थ अच्छी होना एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग का सही सही विकास हो पाता है। तो प्री नेटल फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे एवरेज आईक्यू को, किसी भी देश के एवरेज आईक्यू को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और दूसरा फैक्टर वो है नियोनेटल हेल्थ। नियोनेटल हेल्थ का मतलब कि जब डिलीवरी हो गई और बच्चा बहुत छोटा है तो डिलीवरी के जस्ट समय अगर बर्थ एस्फिक्सिया होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है डिलीवरी के प्रोसेस में, तो ब्रेन का कुछ हिस्सा झुलस जाता है और वो बाद में मेंटल रिटार्डेशन या मंदबुद्धिता को जन्म देता है। तो जिन देशों में ज़्यादा अच्छी हेल्थ सर्विसेज हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर डिलीवरी बहुत स्मूथ होती है, वहाँ पर एवरेज आईक्यू बच्चों का ज़्यादा मिलेगा।
और उन देशों में जहाँ पर होम डिलीवरी कराई जाती है या फिर जहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, वहाँ पर बर्थ एस्फिक्सिया से होने वाले ब्रेन डैमेज की वजह से एवरेज आईक्यू कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा न्यूनेटल हेल्थ में एक और फैक्टर है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसा कि अफ्रीका या फिर इंडिया में भी जो गरीब आबादी है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो हर किसी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा पाना, हर किसी को वैक्सीनेशन करा पाना संभव नहीं होता, और ये बच्चे का बार बार बीमार पड़ना इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इससे लो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। तो नियोनेटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सही स्वास्थ्य सेवाएं ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर है न्यूट्रिशन। अगर बच्चों को शुरू से ही पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें मिलेंगी तो उनके ब्रेन का अच्छा विकास होगा। तो जीवन के शुरुआती दिनों में एक बढ़िया न्यूट्रिशन होना ये डिसाइड करता है कि उस पूरे समाज का आईक्यू कैसा होगा। और यही वजह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वहाँ पर एवरेज आईक्यू जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में करीब करीब 40% लोग एनीमिया का शिकार होते हैं, उनके अंदर आयरन की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन का लेवल लो रहता है। ऐसे ही एक और चीज़ है आयोडीन। दुनिया के करीब 1/3 लोगों में आयोडीन की कमी होती है, और ये आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ये आयोडीन सी फूड में बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद ये वजह हो सकती है कि साउथ ईस्ट एशिया के देश जापान, सिंगापुर, चाइना और हांगकांग जो बहुत ज़्यादा सी फूड पर निर्भर करते हैं और उनमें कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होती, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि क्यों उनका एवरेज आईक्यू ज़्यादा है। इसके अलावा जो पोल्यूशन होता है उसमें एक बड़ी चीज़ होती है लेड, और लेड एक ऐसा पॉइज़न है जो कि मिट्टी में, पानी में रहता है, यहाँ तक कि जो पाइपलाइन होती है उसमें भी ये रहता है मेटल, और इसकी वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में और गरीब देशों में एवरेज आईक्यू कम होने का एक ये भी फैक्टर है, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो एक बढ़िया न्यूट्रिशन, आयोडीन की कमी न होना, हीमोग्लोबिन का स्तर ऊँचा रहना और पॉइजनिंग ना होना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना होना, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ से आईक्यू के मामले में अलग करते हैं। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एजुकेशन। तो अगर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ पर ब्रेन के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया है प्रैक्टिकल्स के ज़रिए स्पेशली, तो जाहिर है कि बड़े होने के बाद उनका आईक्यू ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि तमाम जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका और कनाडा हैं, जो अमेरिकन देश हैं, नॉर्थ अमेरिकन देश, इनका आईक्यू लेवल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और उनके आसपास के देशों की तुलना में ज़्यादा रहता है। इन 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि प्योरली बायोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्टर्स हैं, अगर इनको ध्यान में रखते हुए आप इस बात का जवाब देने की कोशिश करें कि क्यों सवर्ण बच्चों का परफॉर्मेंस दलित बच्चों की तुलना में ज़्यादा रहता है। मैटरनल हेल्थ, जो गरीब लोग होते हैं वहाँ माएँ कुपोषित रहती है, एनीमिया है उनको, और आयोडीन की भी कमी है। नंबर 2, जो बच्चे बहुत छोटे हैं उस समय उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दूर दराज के गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो डिलीवरी के समय ही कुछ बर्थ एस्फिक्सिया या ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जो मैटरनल एजुकेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग भी शुरुआत के दिनों में नहीं हुई है। फिर स्कूलों का लेवल, जो मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, वहाँ तो बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, बिहार है, ईस्टर्न यूपी है, और उनमें भी जो सुदूर गांव है वहाँ पर प्राथमिक स्कूल हैं उनका स्तर बहुत ख़राब है। तो बच्चों को जो शुरुआती ब्रेन स्टिमुलस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं कुछ खास कम्युनिटी में तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, कुछ बड़े होने के बाद वो जाना शुरू करते हैं, और ये एक वजह होती है कि बड़े होने के बाद उनका एवरेज आईक्यू कम रह जाता है। और यही वजह होती है कि हम कहते हैं कि दिल्ली के बच्चों में और किसी छोटे शहर के बच्चे में आईक्यू में डिफरेंस होता है, या किसी शहर के बच्चे में और गांव के बच्चे में आईक्यू में डिफरेंस होता है, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिल पाया था। तो एजुकेशन एक फैक्टर है, न्यूट्रिशन एक फैक्टर है, और ये वो साइंटिफिक फैक्टर हैं जो हमें ये भ्रम देते हैं कि किसी जाति विशेष के लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि एनवायरनमेंट या उन्हें जो सुविधाएं मिली हैं उनकी वजह से बड़े होने के बाद आईक्यू में डिफरेंसेस आते हैं। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर हम माँ की हेल्थ पे ध्यान देंगे और होने वाले बच्चे की हेल्थ पे ध्यान देंगे और छोटे बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो देश का एवरेज आईक्यू बढ़ेगा। आज इस लिस्ट के मुताबिक जो हमने शुरू में दिखाई, हिंदुस्तान आईक्यू के मामले में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी नीचे है। हालांकि इस तरह की लिस्ट सही हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किस तरह के सैंपल्स लिए गए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर अफ़गानिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सुदूर में जाके आप कोई इस तरह के ट्रायल्स नहीं कर सकते, अनसेफ है।
तो आप राजधानी के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में डेटा लेंगे तो जाहिर है कि एवरेज IQ आपको ज़्यादा मिल जाएगा। वहीं हिंदुस्तान में आप गांव-गांव के बच्चों के पास जाएंगे और फिर एवरेज लेंगे तो जाहिर है कि एवरेज नीचे आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इस तरह की लिस्ट की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ओवरऑल पैटर्न मिलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ सबसे ऊपर हैं और फिर हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और सबसे नीचे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि अफ्रीकन नेशंस हैं।